जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ। हम हैं आज मुजफ्फरनगर ज़िले में और तारीख है 1 तारीख हुई से हाँ 1 फरवरी शुरू हो गई और मैं नवंबर से शुरू हुआ था किसानों के खेतों में और किसानों को जगाने के लिए। लगभग गर्मी आ चुकी है और अभी भी पीछा आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक आप लोगों को पूरी तरीके से जगा नहीं दूंगा। फिलहाल हम एक परिचय लेते हैं, उसके बाद फिर किसान पाठशाला शुरू करते हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते, आदाब अर्ज़ है सभी को। मेरा नाम इस्लाम नबी है, गांव सीकरी, ज़िला मुजफ्फरनगर। और आज यहाँ पे हमने राहुल भाई को बुलाया हुआ है, किसान पाठशाला है और आगे की जानकारी हमारे राहुल भाई देंगे। ये आपका मोबाइल नंबर और दे दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 97 61 44 66 70। जी बैठिए। सभी को मेरा नमस्ते। जय हिंद, जय जवान जय किसान। मैं जय हिंद और जय जवान जय किसान में इसलिए बिलीव रखता हूँ क्योंकि मैं एक तो सेना से आता हूँ। मैं रहने वाला ज़िला बिजनौर का हूँ। आपके पास का ज़िला है गंगा पार, बल्कि हवा में तो नज़दीक ही होगा। गंगा पार करो बिजनौर में पहुँच गए। और 17.5 साल मैंने सेना में नौकरी की है। नौकरी का वो सेवा बोल सकते हो आप उसको। सेना में नौकरी नहीं होती, सेना में सेवा होती है। सेवा भावना, वहाँ पे सब कुछ छोड़ना पड़ता है आपको। घर परिवार, रिश्ते नाते, शादी ब्याह, मैयत, सबको छोड़ के वहाँ पे खुश रह करके। और आप लोगों की सुरक्षा, आज आप और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो पता नहीं हमारे कितने भाई, कितने राहुल, कितने फिरोज वहाँ पे खड़े होकर के बंदूकें लेके खड़े हैं हमारी हिफाजत में दिन रात। चोटें भी लगती हैं, घर में बताते भी नहीं है कि मुझे चोट लगी है। जब ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तब फौजी आदमी घर बताता है कि मुझे चोट लगी है। छोटी मोटी में वो हाँ मैं बिल्कुल फिट हूँ, बढ़िया, छुट्टी क्यों नहीं आ रहे, बोला मिल नहीं रही। ऐसा नहीं है, उसको चोट लगी है, वहाँ पे इलाज करा रहे हो। तो ये दिल एक सैनिक में होता है। यही सेम काम यहाँ पे कौन करता है? आप लोग किसान। खेत में चोट लग गई, उसके बावजूद भी ये नहीं कहेगा कि मेरे आज पैर में मस्कोड़ आ गई, मैं पर्चे डालने नहीं जाऊँगा। वो चाहे पट्टी बांध के जाए, चाहे आपने बहुत सारे किसानों को देखा होगा कि घर अगर छिल गया तो रुई लगाएंगे, रुई के ऊपर अचार का टुकड़ा रखेंगे और उसको बांध के घाव ठीक कर लेंगे। ऐसा होता है आपके यहाँ? हमने बचपन में बांधा है। गरीबी जिसने देखी होगी उसको पता होगा। जो बढ़िया टनाटन उसमें मज़ेदार वातावरण में पला है उसको नहीं पता होगा। और अचार का मसाला रुई के ऊपर रख कर सरसों का तेल ये लगाते थे, जब कट जाता था इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। ये हमने बचपन में किया तो आज आपको बताते बताते बचपन की याद आ गई थोड़ी। दूसरा, आपकी फसल चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे नीलगाय खा जाए, चाहे वो ओलावृष्टि से खराब हो जाए, किसान कभी हिम्मत नहीं हारता। वो फिर जुताई करेगा, फिर बुवाई करेगा, भले वो लाख गाली दे, कुछ भी कहे, बट उसको बोनी ही पड़ेगी। उसके ऊपर एक लोड है सर पे अन्नदाता का। उगाओगे नहीं कि तो खाएंगे क्या? और किसान कभी स्वार्थी नहीं होता। जैसे जवान कभी स्वार्थी नहीं होता, वैसे किसान भी कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। उसका कारण है, सपोज करो आपके पास अगले 3 साल का खाने पीने का पूरा सामान है, आपके पास ज़मीन है। कभी भी किसान ऐसा नहीं करेगा कि मैं सिर्फ मेरे घर के लिए 1.5 बीघा गेहूँ उगाऊंगा और बाकी ज़मीन मेरी पट पड़ी रहेगी, लेकिन मैं किसी को एक दाना उगा के नहीं देने वाला, मेरे पास 3 साल का राशन है। कभी ऐसा होता है क्या? वो सबसे पहले क्या सोचता है, यार सभी ऐसा सोचेंगे तो देश कैसे चलेगा। सोच देखो आप किसान की कहाँ तक। वो हर विषम परिस्थिति में, चाहे वो खुश हो चाहे ना खुश हो, चाहे उसके घर में मैयत हो जाए, लेकिन उसके गेहूं में पानी देने उसको जाना ही है। रात को 2 बजे उठ के वो सांप काटने से भी नहीं डरता, बिजली से भी नहीं डरता। वही सेम सैनिक की कहानी है। इसीलिए इन दोनों की जय बोली जाती है, जवान की और किसान की। बाकी किसी की जय बोलते हैं क्या? दुकानदार की जय बोलते हैं? किसी की जय बोलते, फैक्ट्री वालों की जय बोलते हैं? इंजीनियर साहब की, डीएम साहब की, कमिश्नर साहब की, कप्तान साहब की, किसी की जय बोलते हैं? नहीं। जय जवान जय किसान। जवान में जो बेल्ट जिसने पहन ली, होमगार्ड से लेकर के एसपी की ब्लैकेट कमांडो तक, इसमें सारे सुरक्षा बल शामिल हो गए, इंक्लूडिंग पुलिस। महकमों को खराब हम करते हैं, वो होते नहीं हैं। आप जब रात को सो जाते हैं तब भी रात को 12 बजे भी फ़ोन करोगे तो 100 नंबर आपके घर आ जाएगी। वो भी तो जवान ही हैं, आप ही के तो भाई हैं, बाहर से तो आए नहीं है कहीं से। अब सब महकमे बदल रहे हैं, वो पहले वाली पुलिस नहीं रहेगी। अब पुलिस का महकमा बहुत बदल गया, बहुत कुछ चेंज हो गया लोगों में। नए लड़के हमारे बीच में से जा रहे हैं पुलिस में भी। सोच भी बदल रही है, माहौल भी बदल रहा है, सेना का भी बदल रहा है, सबका बदल रहा है, देश का भी बदल रहा है। किसान नहीं बदल रहा। किसान कैसे बदले? ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत में बहुत सारे किसान, लगभग देखो हमारा देश सोने की चिड़िया क्यों था?
हम पूरी दुनिया को अन्न खिलाते हैं और पूरी दुनिया पे उसका राज है जिसका पेट पे कब्जा है। हमारे पड़ोसी की देखो कितनी बुरी दुर्दशा है आज की हालत में, तारीख में, है कि नहीं है? कितनी महंगाई और वहाँ पे बुरी हालत है किसानों की। बहुत मैसेज आते हैं उधर से कि साहब हमारे यहाँ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। भाई हम तो दूर कर नहीं सकते, हम तो अपनों की कर सकते हैं, यहाँ की। तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा कि वहाँ ऐसी परिस्थिति क्यों हुई या कहीं भी ऐसी परिस्थिति क्यों होती है। जब हम प्रकृति के साथ नहीं चलते, चीज़ों का समन्वय समझते हैं आप लोग, तालमेल। आप जब कुदरत के साथ तालमेल करके नहीं चलोगे तो हमेशा आपके जीवन में भी गड़बड़ आएंगी और खेती में भी गड़बड़ आएंगी। हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो रासायनिक फर्टिलाइजर हैं, इनको, ये खराब नहीं है क्योंकि इन्हीं के भरोसे तुम और हम बड़े हुए हैं। अरे बस सलामी दे दी किसी ने। तो आप और हम इन्हीं के भरोसे बड़े हुए हैं। इनको देने का तरीका, डोज, बस ये गड़बड़ है, इनका इल्म नहीं है हमें। किसी ने कहा कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से आपका ईमान पर आप टिके रहोगे और आपका दिमाग शांत रहेगा और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अब आप 5 वक्त की तो नहीं पढ़ी लेकिन 24 घंटे नमाज ही पढ़ रहे हैं नॉन स्टॉप, तो भैया दुकान पर कौन बैठेगा, जंगल कौन जाएगा? नमाज पढ़ने से तो रोटी नहीं मिलेगी ना। 5 वक्त की बताइए, उस 5 वक्त के बीच में जो समय है उसमें आप अपने दैनिक काम करो, दुकानदारी करो, खेती करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो। समझ रहे हैं मेरी बात? खेती में भी ऐसे ही सिखाया गया था, लेकिन हमने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर पे ही आ गए टोटल कि भैया डीएपी मतलब खाद, उसके अलावा कोई खाद होता नहीं। आजकल एक और मजे की चीज़ चली है, खेत की जुताई करो, डीएपी लाओ, खेत में बिखेर दो, गेहूँ बो दो, यही हो रहा है। गोबर खाद तो गलती से किसी ने डाल दी, थोड़ी बहुत मिल गई तो हो गई, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमारी ज़मीनों ने देना बंद कर दिया नीचे से। अभी हमारी समस्या क्या है? हमारी मुख्य समस्या है कि हम जो भी डाल रहे हैं हमारी ज़मीन उतना मज़ा नहीं दे रही, रिस्पॉन्स नहीं दे रही हमें, यही हो रहा है। पहले आधा कट्टा में रिजल्ट आता था, अभी 1.5 में भी नहीं आ रहा है। अब हम यूरिया, डीएपी, पोटास तो भूल जाओ, अब हम सीसीओ के भरोसे हो गए। ये डालने के बाद अगर ये सीसी का स्प्रे करोगे तो ये जादू करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, है नहीं? हमारी जो खेती है उसका 70% खर्चा सीसियों में है। तो हमें सोचना ये है कि हम कहाँ तक सही चल रहे हैं, कहाँ तक गलत चल रहे हैं। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर आप इस हिसाब से खेत की तैयारी करेंगे जैसे मैं बताऊंगा, तो निश्चित रूप से आपको ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होंगे। और मैं साथ में आपको हानि और लाभ बताता चलूँगा। अभी हमारी ज़मीन में सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि जो जीवाणु होते हैं, ज़मीन के अंदर बीज उगाने के लिए भी जीवाणु का एक खेल है, फल को पकाने में भी जीवाणु का ही खेल है, बाली को बनाने में भी जीवाणु का ही खेल है। तो जो मित्र जीवाणु हैं वो ख़त्म हो गए साहब। ख़त्म क्या मतलब? ना के बराबर हो गए। कार्बन आप बना पाओगे तो 0.23, 0.32 ऐसे करके कार्बन है। होना कितना चाहिए? एक तो किसी का ही नहीं। तो कितनी कमज़ोर ज़मीन थी। अब एक बार बताओ, आपने अपने घर में एक मजदूर पढ़ाया और वो मजदूर बीमार है, बुखार आ रहा है, उसको डेंगू हो रखा है, क्या वो सही काम करेगा? अब आपको उससे काम लेना है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं काम लेने के लिए? बजाय इसके कि उस मजदूर की सेहत को दुरुस्त किया जाए, आप लोग उसको दारू पिला रहे हैं। 1 क्वार्टर पिलाया तो उसके शरीर में तो सीधी सी बात है थोड़ी तो उसको फीलिंग आएगी जान वाली। अब बोल रहे काम कर, देख ताकत आई कि नहीं आई। अब वो थोड़ा और ढीला पड़ा तो आपने वो क्वार्टर जो है हाथ पे ले गए, उसके बाद स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा दिए आपने। अब वो धीरे धीरे मजदूर मर गया। मजदूर कौन है? ज़मीन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ज़मीन को दुरुस्त करने की बजाय हम ज़मीन में केमिकल डालते जा रहे हैं और उत्पादन लेने की, मतलब जो कुछ थोड़ी बहुत जान बची है उसको भी चूस चास के ज़मीन को बंजर कर दें। अगर यही स्थिति बनी रही, जिस तरीके से हम लगातार फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, इस बेल्ट में जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, मैं यहाँ की बात करूँगा। आपको भी पता है जो मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ तक सच है। झूठ हो तो आप मुझे बोलना। जिस तरीके से हम झोंक रहे हैं ना बोरियाँ, हम 2030 तक यहाँ उगाना बंद कर देंगे, वो उगेगा ही कुछ नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे पास पेड़ नहीं बचे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इसको रिकवर करने के।
अभी तक हमारी ज़मीन में थोड़ी बहुत जान क्यों बची है पता है? कारण गन्ने की वजह से। ज़मीन अगर ढकी हुई है तो उसमें कार्बन की मात्रा बची रहती है, तो गन्ने की पत्तियाँ बरसात में जाके झप हो जाती हैं, ज़मीन तक सूरज पहुँचता नहीं। और गन्ने की पत्ती आप कितनी भी कोशिश कर लो गली जाती है उसमें, तो थोड़ा बहुत कार्बन उसको मिल रहा है, बायोमास मिल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ी जान बच रही है। नहीं तो पंजाब वाली स्थिति हमारी कभी की आ गई होती। हरियाणा क्यों ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है? आने वाला देश का दूसरा राज्य होने वाला है हरियाणा जो ऑर्गेनिक पे है। शायद ही कोई हरियाणा में ऐसे किसान होंगे जो ये कहता हूँ कि जी मैं रासायनिक खेती करता हूँ। हम ही पीले पड़े हैं बस। क्यों? गंगा का किनारा अभी आँख बंद है, चल रहा है वाला काम। गंगा के पानी में जीवाणु ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये बर्फ़ का पानी आ रहा है ताज़ा वहाँ से पहाड़ों से। और गंगा के पानी को लोगों ने रख के भी देखा है 5-5, 10-10 साल, तो ये बहुत जड़ी बूटियों से टच होके आता है, इसलिए ये पानी ख़राब नहीं होता। और इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हैं अच्छे वाले, तो हमारी ज़मीनों में भी हैं। आपने खेत की तैयारी में सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पुराना किसान कौन है जो खेती कर रहे हैं? सबसे पुराने आदमी आप हो जो ना, लगभग कितने साल हो गए? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोबर की खाद है मेरे पास, मतलब मेरे पास भैंस है और भैंस ने गोबर कर दिया ज़मीन पे। अब इसको खेत में डालने की सही प्रक्रिया क्या है? गोबर से खाद कैसे बनाऊंगे आप मुझे बताओ। उसमें डाला जाएगा गड्ढे में। गड्ढे में क्यों डाला जाएगा? खत्ता बोल रहे हैं, गड्ढे में क्यों डाला जाएगा? ये भी तो सही होगा नहीं, ताजे में तो उसमें दीमक खाद लग जाएगी। गड्ढे में ही क्यों? गड्ढे में क्यों? किसी से सुना होगा आपने, गड्ढे में डालना ना? गड्ढे में क्यों डालना? गड्ढे में डालना कि सही तरह गल जाएगा बढ़िया। अरे अगर मैं कहूँ गड्ढे के बिना भी सही तरह गल सकता है, गड्ढा गलत तरीका है तो? नहीं, गड्ढे के बगैर नहीं सही तरह गलता, उसका पानी निकल जा। मैं बताता हूँ, पानी निकलता है जब बारिश पड़ती है। नहीं सुनो, सही होना क्या चाहिए? गोबर निकला, गोबर निकल के गोबर जहाँ भी पड़ना चाहिए आपका जाके, उसके ऊपर सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, बारिश का पानी, ओस, ये नहीं पड़ने चाहिए। समझ गए आप? पहले बड़े बुढ़े पागल नहीं थे जो पेड़ के नीचे कूड़ियाँ बनाते थे। नीम के पेड़ के नीचे कूड़ी मिलती थी पहले, गांव के बाहर जो बड़े पेड़ होते थे थोड़ी दूर जा करके वहीं पे कूड़ियाँ होती थी हमारी, या खेत पे कूड़ियाँ बनती थी। तो जब ये ढका रहेगा तो ये जो सूरज की किरणें हैं ना, ये सारी किरणें अच्छी नहीं होती हैं, कुछ खराब भी होती हैं जो इसके अंदर से कार्बन को खींच लेती है, फिर ये फुसफुसा हुआ रह जाता है पास। सही तरीका क्या है? पहले चलता था गौमूत्र, वो गाय का ले लो आप, गाय का बेस्ट है क्योंकि गाय का पेशाब, गाय का गोबर, गाय का दूध, ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। उसका मांस जो है वो सही नहीं है, आपके इस्लाम में भी हराम है वो, मैंने कुरान पढ़ी है, मुझे पता है। इस्लाम में भी उसको इसलिए क्यों खराब बताया गया, अगर आप उसके लैब रिपोर्ट टेस्ट कराएंगे तो गाय के मीट में बहुत सारी ऐसी अशुद्धि हैं जो मनुष्य के लिए तो बना ही नहीं खाने के लिए, बिल्कुल आपको अनंत बीमारियां पैदा कर देगा। इसलिए गाय के मीट को इस्लाम में भी हराम बताया गया है, और कोई कारण नहीं है। वो हिंदू मुसलमान में मत जाओ, वो अलग टाइप के लोग हैं, हम और आप वो लोग नहीं हैं, हम तो किसान हैं। तो अगर आपके पास गाय है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसका पेशाब और गाय में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं। अन्यथा आप भैंस का, बकरी का, किसी भी चार पैर वाले जानवर का ले सकते हैं। तो वो पेशाब लिया आपने, उसके अंदर 2 किलो गुड़ डाला, इसको 5-7 दिन छोड़ दिया, अब इसको कूड़ी के ऊपर फेंक दिया। ये प्रक्रिया आप 15-15 दिन पर करते चले जाओ तो आप देखोगे कि 4 से 5 महीने में जल्दी ही ये चाय पत्ती की तरह हो जाएगा और ये पूरा एकदम खाद, जबरदस्त मजबूत खाद बनेगी। अब इसका भी नया रूप आ गया। अगर यही काम गाय के पेशाब में करोगे तो ये प्रक्रिया 3 महीने में हो जाएगी। अगर यही काम बैस्टिक कंपोजर से करोगे तो सरकार भी बांट रही है आजकल आपको, तो वो 1.5 महीने में काम हो जाता है। बैस्टिक कंपोजर कैसे बनेगा, ये अंकित है ना मेरे साथ, ये आपको फ्री पहुंचवा देंगे। यहाँ पे आपका काम है खान साहब मंगवाना इनसे, पूरे गांव वालों को फ्री में बांटना। उसको बनाना कैसे है, वो जामन है एक तरीके का, जैसे मौसमी का जूस, ऐसा ही कलर में होगा सफ़ेद सा। उसको लिया, 200 लीटर पानी में डाला और उसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दिया। डंडे से चलाना है, साफ डंडा होना चाहिए हमेशा, लकड़ी का डंडा, लकड़ी का ड्रम, सॉरी ड्रम प्लास्टिक का। इसको आप चलाओ, ये 2-3 दिन छोड़ दो आप इसको,
3 दिन, गर्मी में तो 3-4 दिन में बन जाता है ये। झाग आएंगे इसमें, बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके मैं आपको यूज बताऊंगा आज बढ़िया बढ़िया। इसको 1 गिलास तो रोज डंगरों को पिलाओ, डंगर खाली नहीं निकलने का, आँख साफ रहेगी, कोई बीमारी नहीं आने की, खुर पका, मुँह पका, ये पका, वो पका, कुछ नहीं। रोज 1 गिलास पिलाओ डंगर को पानी के साथ, पानी की बाल्टी में डाल दो, पी भैया। 15 दिन में जब भी आप डंगर को नहवाओ 1 मग्गा उसमें डाल दो बाल्टी में, तो शरीर पे डंगर के कोई बीमारी नहीं आने की, ना चिचड़ चिचड़ फिचड़ कुछ नहीं। 15 दिन में एक बार टंकी में भरो, पूरे डंगर के ऊपर स्प्रे कर दो टंकी से, जिससे जंगल में स्प्रे करते हैं हम। कोई परजीवी चिचड़ी चिचड़ फिचड़ ये खत्म, सपा फ्री में। 1 रुपये लगे, 2 किलो गुड़ का खर्चा है। आपके लैट्रिन बाथरूम जहाँ ज़्यादा गंदगी हो वहाँ 1 मग्गा डाल के झाड़ू मार दो, सारे जीवाणु खत्म। ये सबसे बढ़िया सैनिटाइजर है दुनिया का। उसके अलावा डंगरों के खुरों पे जब आप नीचे धुलाई करो डंगरों के, तो वहाँ पे 1 बाल्टी भर के डाल दो या छिड़क दो, सारे बैक्टीरिया खत्म करने वाले, नेगेटिव बैक्टीरिया। और खुरों पे डाल दो तो खुर पका नहीं आने का। पानी के साथ पिएगा तो मुंह पका नहीं आएगा। ये जो लंपी टंपी बीमारियाँ हैं तो कुछ नहीं आने वाली। ये तो हो गया पशुओं का प्रयोग। दूसरा, दूध बढ़ जाएगा कम से कम 1 किलो। 40 दिन के अंदर अंदर डंगर चेंज हो जाएगा आपका, हाजमा हुजमा टका टक एकदम सब चीज़ें बढ़िया। और ये बहुत पहले से है, तुम्हारे बीच में शायद आज तक किसी ने बताया हो, नहीं बताया, मुझे पता नहीं। अभी तक पैसा तो खर्च नहीं हुआ, आगे भी नहीं होने वाला है, सुनते जाओ बस। इसके आगे बढ़ेंगे हम। ये तो हो गया इनका डंगरों का प्रयोग, बैटरी कंपोजर का। अब खेती में हर पानी पे 200 लीटर 1 एकड़ में चलाना है। 6 बीघे आपके, 6 बीघे में पानी के साथ बूंद बूंद करके खेत में जाने दो। टंकी लगवाओ, खेत पर रख दो और नीचे से टंकी खोल दो। अब इसको खेत में जाने दो। ये करेगा क्या? देसी केंचुआ जो नीचे 4-4, 5-5 फीट नीचे तक जाता है, ये कहाँ से दुनिया भर से खींच के ले आएगा खेत में। अपने आप पैदा हो जाएंगे कुदरती। और आपके खेत में सारा गेम केंचुओं का है। केंचुआ नीचे जाता है, ऊपर आता है नहीं। एक केंचुआ अपने जीवन में 35 टन मिट्टी को उलट पलट करता है। 35 टन, 350 कुंटल, यह आंकड़ा है, मैंने भी कभी तोला तो है नहीं। 35 किलो कर दे तो भी हमारा काम हो जाएगा। कितनी मिट्टी को ऊपर नीचे करता है। केंचुए की जो मिट्टी होती है, केंचुआ जब मिट्टी खाता है तो पसीना निकलता है उसकी स्किन से, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और सब तरीके की खाद होती है। नीचे की मिट्टी ऊपर लाएगा, ऊपर की मिट्टी नीचे लाएगा, ये केंचुए का काम है। तो ये केंचुओं को बढ़ाएगा। आपके खेत में जितने भी जड़ें, गन्ने की पत्ती पुत्ती, इन सब को डिकम्पोज करेगा, मतलब खाद बना देगा इनका। ये डिकम्पोजर आपके खेत की फंगस को ख़त्म कर देगा। आपके खेत में जितनी चीज़ें डिकम्पोज होकर पड़ी, अनसोलेबल पड़ी हैं, आप जो डीएपी यूरिया खाद दे रहे हो, इनकी एक परत बन गई खेत में। मतलब टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है खेत के अंदर, और सब चीज़ें खेत में संग्रहित हैं। ना तो ये मिट्टी में घुल सकती हैं, ना इनको पौधा ले सकता है। अब ये जमी पड़ी हैं, तो इनको तोड़ करके पौधे को खाद के रूप में देने का काम कौन करता है? वेस्ट डिकम्पोजर के जीवाणु। और जब मिट्टी में जीवाणु बहुत सारे हो जाएंगे, ये वेस्ट डिकम्पोजर के जीवाणु नहीं करते, जीवामृत के जीवाणु भी करते हैं, गाय के गोबर के जीवाणु भी करते हैं, मिट्टी के जीवाणु भी यही करते हैं। तो ये जीवाणुओं का ही कल्चर है। 1 बूंद डिकम्पोजर में आपके 3 से 4 करोड़ जीवाणु हैं, और ये धरती में जाके हर 3 घंटे में 3 गुना होते हैं। 200 रुपये 2 किलो गुड़ का काम, इतना का खर्चा है। आपको अगले साल फर्क दिख जाएगा। जहाँ पे जुताई तेज हो रही 3 बार में, वहाँ 1 बार में काम हो जाएगा। 2 बार में ट्रैक्टर फंस जाएगा। और ज़मीन पर चलोगे तो लगेगा गदगदे डबल बेड पे चल रहा हूँ। ज़मीन मुलायम हो जाएगी एकदम। हाथ से खोद लो, चाहे जहाँ फावड़ा नहीं लग रहा है वहाँ हाथ से खोद लो, आप मिट्टी इतनी बुरबुरी हो जाएगी। तो ये चलाओ, ठीक है। इसी को आपने जो अब आते मुद्दे पे, जो गोबर की खाद ली, उसके ऊपर डालते रहो। हर हफ्ते 1 ड्रम डाल दो। अब वहाँ ड्रम कैसे लेके जाएं जंगल में? तो घर से जब आप गोबर लेके जा रहे हो, उसी कच्चे गोबर पे 1 मग्गा भर के डाल दो। समझ गए मेरी बात? कच्चा गोबर पे 1 मग्गा डाल दिया, इसको ले जाके जंगल में फेंक दो। कल वाले पे फिर 1 मग्गा डाल दिया, जंगल में फेंक दो। तो धीरे धीरे आप देखोगे डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, और ये आपका 1 से 1.5 महीने में शानदार खाद बन जाएगी। ये तो हो गया आपका खाद बनाने का तरीका, गोबर की खाद का सही तरीका अगर प्रयोग करना है तो। 1 एकड़ में 5 ट्राली गोबर की खाद होना चाहिए अच्छी तैयारी के लिए। कोई सी भी फसल हो, 10 कुंटल जिप्सम डालो उसके अंदर, ब्लॉक में मिलता है 300 रुपये कुंटल, और सब्सिडी भी आती है उसमें।
तो 10 कुंटल आप इसके अंदर जिप्सम डालिए, ठीक है साहब। उसके अलावा आपने 30 से 50 किलो चूना डालना है, बिना बुझा कली वाला चूना। 30 किलो गेरू, पिंडोल मिट्टी 10 किलो, फिटकरी 4 किलो, 40 रुपए किलो है अभी, असलम भाई बता रहे थे। मेरे यहाँ थोड़ा महंगी है, 80 रुपये, और दी होगी 80, देखा होगा ठीक ठाक है शकल से, तो 40 रुपए किलो फिटकरी मिलती है। पीस लो और खेत में इसी के खाद पर डाल दो, पूरे छिड़कनी है ऐसे। 4 किलो सेंधा नमक और 10 से 15 किलो मोटा समुद्री नमक, ये सब चीज़ों को मिलाओ और छिड़को। अब ये खेत में आपने बिखेर दिया। बिखेरने के बाद 9 तरह की फसलें बोनी है। कैसी? 3 दाल वाली जिनमें दलहन हो, जैसे मूंग की दाल बो दी, 1 किलो उड़द ले लिया, 1 किलो कुछ और ले ली, मसूर ले ली। 3 तेल वाली, तिल ले लिया 1 किलो, सोयाबीन ले ली 1 किलो, 1 किलो सरसों ले ली। 3 अन्न वाली जैसे ढैंचा ले लिया, लोबिया ले लिया, बरसीन, मतलब कुछ भी 9 फसलें ऐसी होनी चाहिए जिनमें 3-3 का रेशियो हो। इनकी मात्रा 15 किलो होनी चाहिए। अगर आपने इस चीज़ को सुना ना ध्यान से, तो इसी साल तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे खेती में, उत्पादन हो जाएगा ज़्यादा, 1.5 गुना बढ़ जाएगी आमदनी। बस करने की जरूरत है, और ये करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल करोगे पाकिस्तान की तरह, नहीं तो स्थिति हमारी भी वही होने वाली। ये आपने लेना है, बिखेर दिया आपने 30, 35, 40 दिन पे इसको जुताई करवा देनी है। जुताई करवाने के बाद आपका खेत की तैयारी का काम खत्म। अब कोई सी भी फसल हो, अभी मैं कॉमन फसल पे बात कर रहा हूँ। खेत के चारों तरफ 1-1 फीट पे गन्ना घास, लान वाला बाजरे का नाम सुने सभी ने, जो एक बार काटो और हमेशा काटते रहो, वो बाजरे को खेत की डोल पे 1-1 फीट पे लगाना है। क्यों? अभी हम यहाँ खड़े हैं तो हवा आ रही है इधर से, मज़ा आ रहा है, यहाँ पे हवा लग रही होगी, क्योंकि वहाँ पे अवरोधक नहीं है। यहाँ से किसी ने झाड़ू मारी तो मेरे ऊपर आएगी नहीं, आएगी ऐसे निकल जाएगी पार होके। ऐसे ही आपके खेत में जो वायरस, फंगस, बैक्टीरियल और कीड़े आते हैं, तो वो खेत की मेड़ों से ही होते हुए आते हैं। जब ये गन्ना घास चारों तरफ से रहेगी, तो एक तो ये आपकी ठंडी और गर्म हवाओं से बचाएंगी, लू से बचाएगी फसल को। लू और शीतलहर भी आपकी 3 से 10 फीट के बीच में ही चलती है, 5-7 फीट के बीच में, तो ये 15 फीट तक हो जाती है। एक तो इसको काट के पशुओं को खिलाए जाओ, ये बढ़ती जाएगी। दूसरा, ये हमारे प्रोडक्शन करेगी खेत की, ठंडी गर्म हवाओं से बचाएगी और कीड़े मकोड़े वायरस से पौधे को बचाएगी। दूसरा, असलम भाई अपने खेत में क्या मार रहे हैं, वो ये इस्लाम नबी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो मारो मेरे खेत में आने वाला नहीं है। कोई से भी घातक जहर मारो मेरी फसल पर नहीं आएगा। इसको बोलते हैं क्लाइमेट कंट्रोल। जैसे हम लोग सब जर्सी जैकेट पहन के बैठे हैं, क्यों? हवा रोकने के लिए। हवाई तो रोक रही, इससे इसमें हीटर थोड़ी लग रहा है कि बटन दबा दिया गर्म आएगा, तुम्हारी जैकेट बहुत गर्म है। बस जैकेट में हवा पार होने की क्षमता कम है, हवा पार नहीं होती तो जैकेट गर्म लग रही है, यही फैक्ट है। तो ये फसलों को भी चाहिए जनाब, आप ही को नहीं लगती ठंड, उनको भी लगती है। ये एक तरीका। और जब आप नीचे से वेस्ट डिकम्पोजर चलाएंगे तो ज़मीन में जीवाणु ज़्यादा रहेंगे, तो ज़मीन में हलचल रहेगी और ज़मीन गर्म रहेगी। 2 काम समझ में आ गए। अब बात आती है कि साहब हम लाख कोशिशों से खेती कर रहे हैं, हमारे कर्ज नहीं ख़त्म हो रहे कतई। कृषि कार्ड लगभग अपवाद की बात अलग है, वरना तो लगभग किसानों पर कृषि कार्ड आज भी चढ़ा हुआ है। वो कैसे जाएगा? आपको 1 एकड़ से 6 बीघे से अगर एक साल में 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी नहीं हो रही, तो आप गलत रास्ते पे हैं। अगर मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, मैं सारे काम ठीक कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे घर में शांति नहीं है, तो जनाब गड़बड़ है। मौलवी साहब के पास जाओ और पूछो कि महाराज ये बताओ गड़बड़ कहाँ है, बता दी। फिर तुम जो कर्म कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ो, सारे काम करो, उसके बाद चोरी करो रात को, तो सब सारा करा धरा बेकार। हाँ। कर्म गड़बड़ है। तो हम जो खेती कर रहे हैं, तो या तो वो खेती गड़बड़ है, या उसकी पद्धति गड़बड़ है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस पर भी आज चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि साहब हम जो ये खाद, अभी तक एक दूसरी गड़बड़ है पानी की। हम लोग अपने खेत में जब पानी देते हैं, चाहे वो कोई भी फसल को ना हो, रात को ट्यूबवेल चला दिया और सुबह तक, जब तक असलम भाई आके ये नहीं कहेंगे यार राहुल भाई मेरा खेत भर गया भाईजान, यार वो कुआं बंद करा दो अपना, तब जाके होता है कुआं बंद। और वो भी 1.5 दिन तक उसमें पानी आपको आराम से दिखेगा।
लोग सुबह सुबह जाते हैं फ्रेश होने, वो उसी पानी से फ्रेश होकर भी आ जाएंगे, वो 1.5 दिन तक आराम से चलेगा उनका काम। ये तरीका गलत है। कोई भी फसल जब ज़मीन से निकलती है, उसका जो टखना होता है, असलम भाई जो टखना भी समझाया था आपको खेत में, वो टखना अगर पानी में भीगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल बीमारी आएगी पानी से। बैक्टीरिया के साथ में फंगल आएगी, फंगल के साथ में वायरस आएगा, उसके साथ में कीड़े आएंगे। ये कुदरत का नियम है। पौधे को चाहिए क्या? आप दोनों तरफ से अगर पानी देंगे तो पौधा आपका भोजन नहीं उठाएगा। भोजन मतलब आपने जो खाद पानी ज़मीन में दिया, खाद दे दिया, पानी दे दिया, फसल उठ ही नहीं रही, उत्पादन नहीं दे रही पूरा। क्यों? मैं आपका 30% उत्पादन बढ़वाता हूँ। अभी कोई भी दुनिया का पौधा हो, जब आप उसको पानी देते हैं दोनों तरफ से, तो जब उसका 70% पानी या तो ज़मीन से भाप बन के उड़ जाए या ज़मीन में लीच हो जाए, तो जो 30% पानी आपका बचा, उस 30% पानी को, जब ये 30% पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा आसमान में, इसको आपकी जड़ें लेती हैं। जड़ों के जो वाइट रूट के रुएँ होते हैं हमारे, वो इस पानी को पीती हैं। 30% पानी, 30% हवा और 30% सूर्य की रोशनी और 10% कार्बनिक पदार्थ, ये जब समावेश एक साथ बैठता है, सेटिंग, उसी समय में पौधा भोजन ले लेता है। ऐसा होने में आपने एक बार पानी भर दिया तो कम से कम 5 दिन लगते होंगे ऐसा होने में। वो पोजीशन कब आती? जब आपने मुट्ठी भरी और लड्डू बना और ऐसे हिलाया तो फूटा, नहीं तो नहीं फूटा। ये कंडीशन बनने में 5 दिन लगते हैं। अब ये 5 दिन आपके पौधे ने भोजन नहीं लिया, क्योंकि भोजन लेने के लिए पौधे को कितनी चीज़ की जरूरत है? 4। क्या? 30 पानी, 30% आपका हवा और 30% सूर्य की रोशनी और 10% कार्बनिक पदार्थ। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? तो हवा नहीं है, क्योंकि जब तक ये 70% सूखेगा नहीं, तब तक वो हवा आएगी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? आपकी समझ में आ रही है? नहीं आती तो पूछ लेना। तो ये कंडीशन होती है भोजन लेने की। अब ये कंडीशन बनने में 5 दिन लगे। कुछ 5 दिन में जो खाद दिया था, कुछ तो वो भी पानी के साथ लीच होकर नीचे गया, कुछ वो जब पानी भाप बन के उड़ा तो इसके साथ भी उड़ा। 80% फिक्स हो गया। रासायनिक खाद 80% फिक्स होता है ज़मीन में, ये भी सबको पता है। अब बचा 20, वो 20 में से यहाँ 2 भी जगह भी गया तो गिरा पड़ा 10-12% हमारे फसल को मिला, और वो भी 5 दिन तक हमारी फसल बढ़ी नहीं। जब उसने भोजन ही नहीं लिया, हवा ही नहीं मिली, तो पौधा बढ़ेगा कैसे? अब वो बढ़ा कैसे? जो नई पत्ती आती है, पौधे ने अपने अंदर जो स्टोरेज किया हुआ है भोजन, आपने जो पहले उसको खाना दिया, उससे जो उसने अपने अंदर स्टोरेज किया है, या अब जो खाना खाएगा तो अगले पानी पे उसी से चलेगा। अंदर जो है, जैसे आप मुझे खाना ना दो, या रमज़ान के महीने में कभी कभी ऐसा हो गया कि आपको दिन में कुछ नहीं मिला, रात को भी कुछ नहीं मिल पाया, कहीं ऐसे फंस गए, तो शरीर जिंदा कैसे रहेगा? अंदर चर्बी से, जो हमने अब तक खाया उसके द्वारा जो हमारे शरीर में एनर्जी बची हुई है, उस चर्बी को यूज करेगा शरीर। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही पौधा अपने अंदर, हमने जो गेहूं की अच्छी बाल आने के लिए, केले का अच्छा लुंगर आने के लिए, या गन्ना अच्छा मोटा होने के लिए जो हमने उसको खाद पानी दिया, वो खाद पानी उसने खर्च करना था गन्ने को मोटा करने में, गेहूँ के बाली को लंबा करने में, लेकिन उसने खर्च कहाँ किया? अपने आप को जिंदा रखने में। क्योंकि हमारी अज्ञानता की वजह से 5 दिन इस पौधे को हवा नहीं मिली और ये पौधा बढ़ा नहीं, जड़ें काम नहीं करेंगी तो भोजन कहाँ से लेगा? अब ऐसा क्या करें कि जड़ हर पानी पे एकदम से पानी ले ले और हमारे 5 दिन बचें। और ये 5 दिन करके अगर आपने 1 साल में 20 पानी दिए, खेती में देते ही हैं लगभग 20 पानी सब लोग, तो 100 दिन तो आपकी फसलें बढ़ी नहीं। सीधी सी बात है। तो सीधा गणित, यानी कि 3.5 महीने आपके खेत में कोई फसल की बढ़वार हुई नहीं कुछ भी डालने से। तो गड़बड़ है कि नहीं है? 3 महीने की बढ़वार कम हो गन्ने में? हाँ जी जनाब बोलो। 3 महीने की बढ़वार कम होती है? 3 महीने की बहुत बढ़वार होती है। 3 महीने पहला गन्ना बोलो और 3 महीने के बाद बोलो, टक्कर नहीं ले सकते कभी भी उसकी। तो आपके 3 महीने बढ़ा नहीं। गेहूँ में 3 पानी भी दे दिए तो 3 पानी अगर आपने दे दिए तो 5 या 15 दिन तो गेहूँ बढ़ा नहीं। आप 15 दिन के अंतर में गेहूँ लगा कर देख लो, आपको फर्क पता चल जाएगा। एकदम 50 किलो का अंतर आपको आराम के साथ। करना क्या है, आपका जब 70% खेत भर जाए तो पीछे से नांदा बंद कर दो अपना। अगले दिन शाम तक ये
डोल तक पानी पहुंच जाएगा, जहाँ तक सूखी है वहाँ तक पानी पहुंच जाएगा। भले ही ऊपर की परत सूखी रहे, जब नीचे खोद के देखोगे 6 इंच तो जड़ों में आपको नमी मिलेगी। इसको बोलते हैं हल्का पानी, ये देना है। अब ये लेता कैसे है? जैसे ही आपने पानी दिया तो ये भी समय खराब गड़बड़ करेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 दिन में वो काम हो जाएगा आपका, जो 5 दिन में हो रहा था। अब एकदम से पौधा आपका भोजन भी उठाएगा और ये बढ़ेगा भी, और आपका जो स्टोरेज इसका अपना है वो उसको नहीं लेगा। तो पानी हमेशा बैलेंस करके देना है। गन्ने में जो आप 4.5 फीट का गन्ना लगा रहे हो, उसमें इस गोल में देना है, इस गोल में नहीं देना है, इस गोल में देना है, इसमें नहीं देना, क्योंकि दोनों तरफ से दोगे तो जड़ें फिर पैक हो जाएंगी, और एक तरफ से दोगे तो एक तो पानी बचा, टाइम बचा। इधर से दिया, गन्ना डोल पे खड़ा है तो इधर से पानी दिया तो इधर से हवा लगी, ये खाली है ना वाली, इधर से हवा आई, ऊपर सूरज की रोशनी है, खाद हमने दे ही रखा है, आज ही आपका पौधा भोजन उठा लेगा। तो आपने गन्ने में पूरे साल भर में 100 दिन बचा लिए, यानी कि 3 महीने। तो आपके अगर 90 का एवरेज आ रहा है तो 90 में 30% जोड़ दो, इतना निश्चित रूप से बढ़ेगा सिर्फ पानी से। खैर पानी का ही खेल है पूरी खेती में, पानी गड़बड़ सब गड़बड़। अब बात आती खाद की। आप लोग जो खाद पानी दे रहे हो खेतियों में आज तक, केमिकल खाद, हर आदमी केमिकल खाद से भगाने की बात कर रहा है कि केमिकल खाद छोड़ दो, केमिकल खाद छोड़ दो, है नहीं। ऑर्गेनिक पे आओ, प्राकृतिक खेती पे आओ, दुनिया भर की संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, लेकिन किसान अभी भी भ्रम में है। भ्रम मतलब उसको पता नहीं चल रहा ये हो क्या रहा है, मदारी का खेल था। पहले बोल रहे थे खाद डालो 25-30 साल पहले, 50 साल पहले। अब बोल रहे मत डालो, मतलब मैं कहाँ किसकी सुनूं। अच्छा, आप एकदम से कूद के अगर इधर आ गए, एक आदमी जो रोज़ शराब पीता है, जुआ खेलता है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, कल से उसे कहो 5 वक्त की नमाज पढ़, मौलवी साहब के पास बैठ, ये तुझे दुकान खुलवा दी, यहाँ पे अच्छा सात्विक काम कर, क्या ये पॉसिबल है? यही हो रहा है। केमिकल छोड़ दो, एकदम से रासायनिक, इधर आ जाओ ऑर्गेनिक पे। अच्छा, अब ऑर्गेनिक पे भी बहुत सारे इसमें वो शुरू हो गए, भैया मेरे ये जादू की शीशी डालो तो ये हो जाएगा, मेरा ये जादू की शीशी डालो तो ये हो जाएगा। और बताएंगे क्या कि हम 170 देशों में काम कर रहे हैं, है नहीं। 50 साल से पुरानी तो कोई कंपनी बताता ही नहीं, इतने साल पुरानी कंपनी है, मेरी शीशी डालो, आपको गोबरी खाद डालने की जरूरत नहीं है। अब भैया अगर तेरी शीशों में इतना जादू है तो पाकिस्तान में बाढ़ देना जाके थोड़ी सी, तो भला हो जाएगा। थोड़ा भूखे मर रहे लोग वहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात। किसान के ऊपर सब गेम खेलते हैं, किसान से उनको पैसा चाहिए। पहले केमिकल के नाम पे लेते थे, अब रासायनिक के नाम, इसके ऑर्गेनिक के नाम पे ले रहे हैं। आप सीधी सी बात है, एकदम से मौलवी नहीं बन सकते, 7 से 8 साल लगते हैं देवबंद में मौलवी बनने के लिए। मेरे 2 दोस्त हैं वहाँ, 8 साल से रगड़ी है तब जाके मौलवी बने, समझ गए। आप सोचो मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ और बस मैंने टोपी लगा ली, दाढ़ी रख ली, मैं मौलवी बन गया, नहीं है, गड़बड़ है। आप गड़बड़ कर रहे हो दीन के साथ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जी मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ, सही है। हमने करना क्या है, हमें धीरे धीरे से प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है, समझ रहे हो। हमने केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज करने हैं, दवाइयाँ भी यूज करनी है, लेकिन कब और कितनी ये किसान को पता होना चाहिए। 1 से 1 ml प्रति लीटर से ज़्यादा, 1 से 1.5 ml कोई सी दवाई की भी रिकमेंड नहीं करती कोई भी कंपनी। आप उठा के उनकी रिपोर्ट देख लो, लेकिन हम कितनी डाल रहे हैं, 50 ml 100 ml। मरोगे कि नहीं मरोगे? चलिए गड़बड़ ज़्यादा हो गया। वो 1 एकड़ में 2.5 किलो का रिकमेंड है खाद का, रासायनिक खाद का। हम कितना डाल रहे हैं, सॉरी 1 बीघे में, एकड़ में तकरीबन कोई 12 से 15 किलो। हम कितना डाल रहे हैं, 2 बोरी 90 किलो, 6 गुना। तो अब हमारी स्थिति वो हो चुकी है कि हमें इसको नमस्ते करना पड़ेगा केमिकल खाद। अब हम इस पर ज़्यादा दिन नहीं चल सकते, क्योंकि हमने भैया कोई 2-4 पैक पीने वाले को तो छुटवा देगा, तो सुधरा सुबह शाम तक 3 बोतल पी रहा, उसकी छूट नहीं सकती। या तो बिल्कुल छूटेगी या वो मरेगा। तो ऐसा तरीका ढूंढो कि धीरे 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 छूटे। अगर एकदम छोड़ दी तो एक हाथ सर कांपेंगे, हाथ सर हो जाएगा, मर जाएगा दूसरा। आपने बहुत सारे शराबी देखे होंगे जो धीरे धीरे छुटी जिंदगी, एक साथ नहीं हो सकता कुछ भी, और एक साथ में ही किसान गड़बड़ होता है। कल हम किसी किसान से बात कर रहे थे किसान पाठशाला में, सरदार जी थे, उन्होंने बोला जी मैं 3 साल जैविक किया,
मुझे बहुत लॉस आया और मेरा एवरेज जो 90 जा रहा था वो 30 से 35 कुंटल पे आ गया गन्ने का। फिर मुझे मजबूरी में रासायनिक पे जाना पड़ा। हमें तरीके नहीं पते, समझ रहे हैं आप। अंकित नहीं, उसमें नहीं दिख रहा होगा, ये लोग नहीं दिख रहे होंगे, बार बार मुझे बोलना नहीं पड़ना चाहिए भाई, थोड़ा ध्यान रखो। मेरी शक्ल नहीं दिखानी, लोग बोर हो गए मुझे देख देख। इन लोगों को दिखाओ, सीकरी वालों को, इनके रिश्तेदार देखेंगे तो उनमें भी चेतना आएगी कि हाँ हमारे जीजा बैठे हैं तो मैं भी सुनूं, मेरा बहनों ही बैठा तो मैं भी सुनूं, समझ रहे नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ खाद देने का, कैसे कैसे हम 4 साल में ऑर्गेनिक पे जाएंगे बिना किसी प्रोडक्ट के। ठीक है साहब, अगर इस बीच में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो सब चीज़ें प्रयोग करूँगा जो मुझे आवश्यक है, समझ रहे हैं आप। बंदूक तब उठानी है जब बात बिल्कुल ऐसी। नमस्ते भाई, आ जाओ हेमंत। जब स्थिति खतरनाक बन जाए तब शस्त्र का प्रयोग करना है, वरना हाथ जोड़ के या डंडे से या डांट टपट के काम चला लो। लेकिन स्थिति ऐसी बन गई साहब, हमला कर दिया किसी जानवर ने तो फिर मुझे, शेर ने हमला कर दिया तो अब बंदूक उठानी पड़ेगी। शुरू में बंदूक नहीं उठाएंगे हम, क्योंकि हमें बिल्कुल एकदम ये मार्केट छोड़नी है। अब समझ रहे हैं मेरी बात। आप जो भी रासायनिक खाद अपने खेत में दे रहे हैं अभी से उसको आधा कर दो, ठीक आधा, ईमानदारी के साथ, गारंटी मेरी। रासायनिक खाद आधा, और मैं कोई शीशी नहीं बताऊंगा कि ये मिला दो तो इसको आधा लगेगा। ऐसे बहुत आते होंगे आपके पास कि ये मिला दो खाद आधा लगेगा, बाद में उसके नंबर स्विचो बता रहे थे, दूर कराऊंगा दो। आपके घर में जो गोबर की सड़ी हुई खाद है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो बकरी की खाद, मुर्गी की ठंडी करी हुई खाद, शुगर मिल का प्रेसमेड, कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे खेत की मिट्टी, जो भी आपके पास रासायनिक खाद है आपको देना है। पहली बात तो रासायनिक खाद देते कैसे हैं वो सुन लो। यूरिया, डीएपी, पोटास, जितना यूरिया उसका 20% जिंक, और जितना डीएपी उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट, जितना कैल्शियम उसका 20%, सॉरी जितना आपका पोटास उसका 20% कैल्शियम, और जितना कैल्शियम और मैग्नीशियम इसका 20% सल्फर WDG, और जितना सल्फर WDG उसका आधा पोटेशियम ओमेट, और जितना पोटेशियम ओमेट उसका आधा पोटेशियम फुलवेट। अब ये काम कैसे करते हैं, ठीक है सुनो। यूरिया, अब हमारे घर में एक शादी है, चलो जमात है, हम इसी का पता निकालते हैं कि साहब हमारे यहाँ पे जमात है और जमाती आने वाले हैं। अब हमें यहाँ पे पंडाल लगाना है और पंडाल में व्यवस्था ऐसी करनी है कि जमातियों को दिक्कत ना हो। जमाती कौन है, फसल, समझ गए साहब। और ये जो मैं बताता चला जाऊँगा, यूरिया क्या काम करेगा। यूरिया का काम है जैसे पंडाल में कहाँ कहाँ पे खंबे गड़ने हैं, स्ट्रक्चर बनाने का काम नाइट्रोजन का होता है पौधे में। अब ये खंबे ना गिरे, यानी कि फसल में वायरस ना आए। भाई टेंट गाड़ दिया, रस्सी से नहीं बांधे, सारी हवाई पलट गए, गड़बड़ हो गई कि नहीं। तो ये गड़बड़ ना हो उसके लिए क्या करते हैं, कील गाड़ते हैं जड़ में कि नहीं, मुड़ी हुई यू टाइप की हथौड़े से, और रस्सियों से बांधते हैं। ये काम कौन करता है, यूरिया के साथ जिंक। अगर यूरिया के साथ जिंक नहीं दिया तो टांग पलटनी निश्चित है, वायरस आएगा जरूर। समझ में आई कहानी। अब आगे बढ़ो, ये लग गया। अब आगे पर्दे लग गए साहब, ऊपर वाला सामान्य लग गया, साइड वाले पर्दे लग गए, और अंदर कहाँ टेबल रखनी, कहाँ पानी रहेगा, कहाँ चाय, कहाँ रसगुल्ले, कहाँ क्या रहेगा, उसके लिए टेबल लग गई सारी। ये कौन काम करेगा टेबल का, फास्फोरस, स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, भरण का काम। समझ गए आप। मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपके उदाहरण के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि खेत में खाद काम कैसे करता है। अब ये पे यहाँ पे कौन सा कलर का कपड़ा बिछेगा, इस टेबल पे कवर कहाँ से लगेंगे, कुर्सी पे कौन सा कवर चढ़ेगा, इसकी जो अंदर की एक बनावट शानदार तरीके के, इसको जो लुक दिया जाएगा वो काम करेगा मैग्नीशियम सल्फेट। वरना जमाती आएंगे तुम्हारे कहीं कोई एक तरफ टांग पे पहले पड़ी, किसी की कुर्सी की मुड़ा पड़ा, कहेंगे यार क्या गड़बड़ है, बड़े बदतमीज आदमी है। वैसे ही काम कौन करवाएगा उससे, मैग्नीशियम। इधर आ जाओ, अब इसमें भरण होगा, रसगुल्ले कहाँ रहेंगे, चाय पानी अब रख दी ला करके, बिल्कुल पूरे पंडाल में सब चीज़ें सजा दी। अब ये व्यवस्था कौन देखेगा कि रसगुल्ले कहाँ से आएंगे, वापसी में कम पड़ेंगे तो रसगुल्ले रखे कि नहीं रखे, पकौड़े आए कि नहीं आए, चटनी आए कि नहीं। भरण का काम किसका है, ट्रांसपोर्ट का, लाने का पोटास का काम है।
अब ये रसगुल्ले खाएंगे कैसे? तो चम्मच होनी जरूरी ना, दोने होने जरूरी हैं। चम्मच दोने, वो व्यवस्था, वो आदमी बांटने वाला, ये काम किसका है? कैल्शियम नाइट्रेट का। समझे आप? अब नीचे आ जाओ। सल्फर का क्या काम है? सल्फर का काम है इसकी रौनक बनाए रखना, और यहाँ पे फालतू आदमी ना घुसे, वो बाहर घूमते रहना, उधर कोई आदमी खड़ा करना, और रौनक बनाए रखना। खेत में फंगस ना लगने देने, फंगस लगती है सल्फर की कमी से, ठीक है? तो सल्फर का काम क्या हो गया? जैसे पंडाल में 2-4 आदमी ये देखते रहे, कौन गाँव का नहीं आया, ये बाहर निकाला, भी रुक जा, मेहमान खाना खा रहे हैं, तू रुक, इधर जा। ये काम हो गया आपका देख रेख का काम, सल्फर WD-G। अब इसके नीचे आ जाओ। पोटेशियम ह्यूमेट जड़ों को बढ़ाता है खेत में जाके, पानी को होल्डिंग कैपेसिटी बनाता है, और जड़ों की भूख को बढ़ाता है, हाजमा ठीक करता है। हाजमा ठीक कैसे होगा? ये भाई साहब रसगुल्ले में खड़े, पता चला इनको टॉयलेट आ गई, तो सोचा रसगुल्ला देने वाला कोई नहीं, तो इनके बदले में कौन खड़ा होगा? रसगुल्ले हैं या नहीं हैं, पीछे से हलवाई पे है भी कि नहीं है, ये सारी व्यवस्था का काम किसका है? पोटेशियम ह्यूमेट का। व्यवस्थित करना चीज़ों को अंदर जा करके, और खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, कार्बन को बढ़ाना। अब पोटेशियम फुलवेट, अब पोटेशियम फुलवेट हो गए सबसे पुराने हाजी जी, उन्हें काम कुछ नहीं है ना, वे कुछ कर सकते। वो ये देखेंगे, ओए तू तो रसगुल्ले में खड़ा था, तू यहाँ क्यों बात कर रहा है? रसगुल्ले में कौन है? उधर चल। हाँ भाई, तुम तो उधर खड़े थे, पकौड़े लाने वाले थे, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम तो मेहमानों के पास थे। ओवरऑल देख रेख का काम किसका है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को बढ़ाना खेत के अंदर, खाद को चलायमान करना, जहाँ खाद को जाना है वहाँ भेजना, ये किसका काम है? पोटेशियम फुलवेट का। ये खाद का चार्ट अब आपकी समझ में आई, खेत में खाद कैसे काम करता है? तो मैंने आपको जमात के पंडाल से समझा दिया रिलेटेड करके, ताकि किसान हैं तो किसान को वो पढ़ी लिखी बात समझ में नहीं आती, मैं बता के चला जाता और आप कहते हैं यार बोला तो बहुत बढ़िया, लेकिन समझ में नहीं आया क्या बोले। अब समझ में आया होगा कि कौन सा खाद किस तरीके से खेत में काम करता है नीचे तक। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अगर सवाल नहीं है तो इसका मतलब सुन नहीं रहे हो, ठीक है? ये हो गया हमारा खाद देने का तरीका। अब ये रासायनिक खाद, जब हम देखो रासायनिक खाद नुकसान कैसे देते हैं। टॉफी है, टॉफी को लाए तो टॉफी खाते कैसे हैं? पहले पन्नी निकालते हैं, फिर टॉफी खाई, फिर पन्नी को फेंक दिया। हम क्या करते हैं, अगर आप टॉफी को ला के पन्नी के साथ ही खाओ तो क्या होगा? फायदा देगी कि नुकसान? खाना तो बोलो, कबाब खाएगा नहीं खाया रात? नुकसान देगी फायदा? नुकसान देगी ना। थोड़ा तेज से बोलो, लोग बोलेंगे सीकर के आदमी बड़े ढिले हैं यार, आवाज़ नहीं आ रही। नुकसान देगी कि नहीं? और आप रोज 20-20, 30-30 टॉफी खा रहे हो और पन्नी के साथ खा रहे हो, तो एक दिन क्या होने वाला है? आंत भर जाएगी, पेट भर जाएगा, आंत भर जाएगी, आंत फट जाएगी और आदमी मर जाएगा। वही काम आप जमीन के साथ कर रहे हो। खाद बनाने वाली कंपनी जो भी रासायनिक फर्टिलाइजर को बना रही है, उसको एक केमिकल के साथ बांध के देती है। जैसे पन्नी के अंदर टॉफी को रखते हैं जिससे खराब ना हो जब तक आप खाओ ना, ऐसे ही जब तक आपके खेत में खाद ना जाए तब तक आपका खाद खराब ना हो, उसके लिए आपको क्या दिया जाता है? खाद को केमिकल के साथ बांध दिया जाता है। खाद खराब नहीं है भाई साहब, कभी भी नहीं हो सकता खराब। और देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, ये चाहिए, चाहे तो रासायनिक से दे दो, चाहे ऑर्गेनिक से दे दो, चाहे जैविक से दे दो, चाहे आप प्राकृतिक से दे दो, चाहे मुल्ला जी के पड़ोए पानी से दे दो, चाहे दुआओं से दे दो, उसको तो इतना नाइट्रोजन चाहिए, उसको मतलब नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अब ये तुम्हें सोचना है मुझे देना किस तरीके से ताकि मेरा खेत खराब ना हो। तो ये जो आप दे रहे हो, अभी तक इतनी किसान मजेदार किसान 5 लगी कभी? तुम्हें किसी देखना है और मैं टॉपी उतारने का। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने खाद दिया, रासायनिक खाद जो आता है दुकान पे से, ये केमिकल में बॉन्ड होके आता है। किसानों को केमिकल का बॉन्ड तोड़ना नहीं आता, बस वो चीज़ नुकसान दे रही है आपको। अब आप पन्नी के साथ ही खेत में डाले जा रहे हो, टॉफियाँ खाए जा रहे हो। पॉलीथीन क्या हो गई? केमिकल, जिसमें टॉफी आई, खाद आया, पेट क्या हो गया हमारी आँख, अब इसमें वो केमिकल जाए जा रहा है। तो अगर आप इसको डायरेक्ट डालेंगे तो ये 80% फिक्स हो जाता है। मतलब अरे टॉफी तो गलेगी यार, दूसरी पन्नी थोड़ी गल जाएगी।
और टॉफी के अंदर भी आप देखोगे जो टॉफी की पन्नी होगी चबाने के टाइम में उसमें कुछ टॉफी घुस गई होगी अंदर, तो वो भी फंसी हुई है। जो फिक्स वाला खाद वही है। समझ में आ रही मेरी बात? विजुअलाइजेशन करके देखो। विजुअलाइजेशन मतलब सोच के देखो। टॉफी चबाई तो टॉफी के अंदर भी तो पन्नी के अंदर भी तो कुछ हमारे दांतों से दब गई, पूरी टॉफी नहीं चूस पाए, और वो पन्नी के साथ ही कुछ लैट्रिन में निकल गई, कुछ फंसी पड़ी, काम नहीं आई। या दवाई की गोली समझ लो, आपके रैपर के साथ खा रहे हो, कैप्सूल लिया, काटा और सीधा निकल दिया अंदर, तो भैया इसे खोल तब खा, ऐसे होना चाहिए। लेकिन हम अभी रैपर के साथ खा रहे हैं, तो ये रैपर नुकसान दे रहा है, ना कि दवाई। अब रैपर कैसे खोलने साहब? तो टॉफी का तो ऐसे खुल जाएगा, लेकिन खेत में तो ऐसे खुलता नहीं। आपने क्या करना है, अगर हम केमिकल की मात्रा इस तरीके से दें तो ये डबल काम करती है, बॉन्डिंग तोड़ के। इसकी पन्नी हटानी मतलब बॉन्डिंग तोड़ना। बॉन्डिंग कैसे टूटेगी? बॉन्डिंग ऐसे टूटेगी, आपने जितना भी रासायनिक खाद लिया पहले साल तो जितना भी डाल रहे हो इसको कम कर दो। कम मतलब आधा कर दो, ठीक आधा, तो आधे पैसे बच गए कि नहीं? पहले ही साल बचे। ऐसे बहुत लोग हैं, मोहम्मद इस्लाम भी है टंडेरा के, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने आज, पता नहीं बिजी होंगे, नहीं तो वो भी आते, वो कर रहे हैं इसको। अनंत लोग हैं आपके यहाँ पे, बहुत हैं इस क्षेत्र में। आपने ये लिया, आधा कर लिया, अब इसमें से यूरिया को अलग कर लिया, कैल्शियम को अलग कर लिया, यूरिया को अलग कर लिया, कैल्शियम नाइट्रेट को अलग कर लिया, ये दो खाद को आपने अलग कर लिया, और जिंक को अलग कर लिया। अब आपने जितना भी रासायनिक खाद लिया इसको 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में मिला लिया। गोबर की खाद अपने पास है। अब हमारे पास सपोज करो 3 एकड़ गेहूं और हमें 75 किलो डीएपी डालनी। पहली बात तो खाद कैसे देना है, यूरिया, डीएपी, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम मोमेंट, ये पांचों सातों चीज़ें आपके खाने में, खाना मतलब भोजन, आपका खाद होनी चाहिए। आप क्या करते हो, डीएपी फेंक दिया, इस बार यूरिया देते, अगली बार सल्फर देते, मतलब कभी तो चावल ला रहे हो, कभी अचार ला रहे हो, कभी दूध ला रहे हो, कभी दही ला रहे हो। पागल बना रखा तुमने, मेहमान का साला उल्टी कर दी तुम थोड़ी देर में, वही तुम्हारी ज़मीन के साथ कर रहे हो तुम। एक साथ कंप्लीट खाद दो ना भाई, यूरिया, डीएपी, पोटास, जो मैंने अभी बताया आपको सारी चीज़ें, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, जितनी चीज़ें एक बार बना करके रेसिड्यू फ्री बनाओ और देते रहो महीने भर। आपने देना किस तरीके से चाहिए, मैं आपको नॉर्मल सी गेहूं की डोज बताता हूँ। 15 किलो डीएपी, 15 किलो यूरिया, 15 किलो पोटास, ठीक है साहब। आपका लगभग 3 किलो जिंक, और आपका 3 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, और 3 किलो आपका कैल्शियम, आधा से पौन किलो सल्फर या 1 किलो सल्फर ले लो, और 200 ग्राम पोटेशियम होमेट और 50 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। ये संपूर्ण भोजन हो गया अब आपका। अब आपने इसमें से यूरिया को अलग कर दो, कैल्शियम को अलग कर दो, और जिंक को एक तरफ कर दो, क्योंकि डीएपी के साथ जिंक नहीं मिला सकते। बाकी सब खाद को इकट्ठा करो, जितना ये हो गया उसका 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद या खेत की मिट्टी वो ले लो, उसको मिला लो। ये मैं 6 बीघे की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर 10 किलो सरसों की खल डाल दो, मिलाते टाइम पे बारीक करके, 10 किलो सरसों की खल बारीक करके। अब इसमें नमी दे दो, बाल्टी से पानी छिड़क के। नमी ऐसी नहीं देनी कि जल भराव कर दो, मॉइस्चर देना है, नमी देनी है, हल्का गिल्ला। और इसे फावड़े से चला के और बिल्कुल बंद कर दो, चारों तरफ से हवा ना जाए इसके अंदर। 8 दिन में ये इसकी केमिकल बॉन्डिंग जो थी, पन्नी जो थी, वो अलग हो जाएगी। केमिकल खत्म, लगभग खत्म। स्पेशली वो खत्म हो जाएंगे जो मनुष्य के शरीर के लिए और मिट्टी के लिए हानिकारक है। अब आपका बचा यूरिया, आपका बचा यूरिया, जिंक और कैल्शियम। इन तीनों को आप एक साथ मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनको एक साथ मिलाओ, लेकिन इनको 8 दिन के लिए नहीं रखना, वरना 8 दिन में ये उड़ के सफा। इनको सूखी मिट्टी में मिलाना है। कितना, जितना ये है उतना या इससे 2 गुना। सूखी मिट्टी या सूखा गोबर की खाद, जिसमें पानी ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ये पानी छोड़ेगा मिलते ही। इसको आपने मिला दिया, जब उसमें गया तो ये 2 दिन रखना है आपने बांध के। उसमें यूरिया कट्टे में बांध के रख दो, भर के मिला के। 2 दिन में इसका केमिकल बॉन्डिंग टूट जाएगी। अब आप इसको खेत में डालो। अच्छा, उसी के साथ मिलाकर डाल सकते हो जो बन रहा है वो। तो वो 8 दिन में बनेगा, तो ये 6ठे दिन बनाने रखो आप।
ठीक है, ताकि 8वें दिन सबको मिलाकर डाल सको खेत में। अब आपने इस खाद को करना क्या है, एक बार में नहीं देना है, पानी पे देना है। जब पानी दोगे तब, 2 बार में तो कम से कम दो इसको, ये 1.5 महीने तक खराब नहीं होती। जब अगली बार दोगे तो हल्का सा पानी का छिट्टा दे दो 1 दिन पहले खोल करके। ऐसे होगा क्या, 15 किलो डीएपी 45 किलो डीएपी बन गई, 15 किलो पोटास 45 किलो पोटास बन गई, 15 किलो यूरिया 45 किलो यूरिया बन गया। सब चीज़ बढ़ गई, आपके खेत में गया। डायरेक्ट दोगे 80% फिक्स होगा, ऐसे दोगे 1 भी % फिक्स नहीं होगा। वैसे दोगे तो 20 दिन के बाद लगेगा, सभी को पता है 20 दिन के बाद ही लगता है। ऐसे दोगे तो आज ही लगेगा, 6 घंटे के बाद, तुरंत अगले दिन फर्क दिख जाएगा। मतलब हमने केमिकल खाद तो दी लेकिन केमिकल नहीं दिया। अब खाद दी, केमिकल प्लस खाद, तो हमने खाद दिया, केमिकल नहीं दिया। अगले साल हम इसको आधा कर देंगे और जितना आप दे रहे हैं। आप पिला रहे थे ना, पौवे पे ले आए, 6 महीने तक पौवे पिलाओ। जब पौवे की आदत पड़ जाए तब उसको और नीचे लेके आओ। समझ रहे हो मेरी बात? 1 साल और अगले साल हम इसको आधा कर देंगे, और तीसरे साल आधा करने के लिए नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या? तो 15 किलो का था, 7.5 किलो, तो तीसरे साल क्या करोगे, 3 किलो ना के बराबर। और चौथे साल से आप बिना खाद के खेती करोगे। ऐसे आप जैसे नहीं हो, ऐसी मैं कम से कम 4000 से ज़्यादा किसान पाठशालाएं लगा चुका हूँ, और हम 17 देशों में हैं, 17 देशों में इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हर कंट्रीज़ की। ये मेरा क्षेत्र है, इसीलिए मैं यहाँ आप लोगों के बीच में दौड़ रहा हूँ। वो भी ये भाईजान के कहने पर, नहीं तो उनको पता है कि समय की क्या स्थिति है, मेरी टाइम नहीं है। आप ही लोगों को जगाते घूम रहे हैं। अपना क्षेत्र में दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए, मैं वो कहावत को ख़त्म कर दूंगा। दिया तले बिल्कुल अंधेरा नहीं रहेगा। साला दिया ही गड़बड़ है तो बात अलग है, मैं अंधेरा नहीं छोड़ने वाला, मैं बत्ती की फुल पावर फेंकूंगा अपनी। इस तरीके से अगर आप खाद दोगे तो क्या आपको बाजार जाने की जरूरत पड़ी अभी तक? पैसे कम हुए कि बढ़े? कोई चीज़ी खरीदी अभी तक? लास्ट तक भी नहीं खरीदोगे। इस तरीके से आपने खाद देनी है जनाब। अब ऐसी क्या चीज़ें बनाएं जो हमें, एक तो उत्पादन हमारा बढ़े, और ये जो दे रहे हैं ये भी खत्म हो जाए धीरे धीरे। तो आपने जीवामृत चलाना है, वेजी कंपोजर, इसके 25 आपके पैसे भी तो बचे ना। उन पैसों से हर महीने में एक बार, कम से कम 45 दिन में एक बार 2.5 किलो चूना और सरसों की खल और 5 किलो समुद्री नमक मिला करके रख दो, और खेत में पानी के साथ, टंकी के साथ जाने दो। कोई भी फसल हो 30% उत्पादन बढ़ जाएगा आपका, जमीन मजबूत बनेगी। उसके अलावा डिकम्पोजर चलाओ, उसके अलावा जीवामृत। जीवामृत कैसे बनता है? 200 लीटर पानी, 20 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, या कोई भी जानवर का पेशाब अगर वो ना मिले तो, वैसे तो अच्छा गौमूत्र ही आराम से मिल जाता है। उसके अंदर 3 किलो गुड़, और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी में पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल हो, बड़ हो, या कोई ऐसा जंगल हो जहाँ पे खेती ना हुई हो 30, 35, 40 साल से, वहाँ की मिट्टी 1-1.5 किलो वो ला के उसमें डाल दो, और इसको चलाते रहो, चलाते रहो। इसको 15-20 दिन, महीने भर रहने दो। 15 दिन में इसके ऊपर की काली काली काई हटा दो, क्योंकि ये नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, और इनको, बैक्टीरिया को निकाल के छान के एक तरफ कर दो। मोबाइल कम चला के रात को करवट लेगी। ये बैक्टीरिया जब निकाल दोगे तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे ज़बरदस्त वाले, और इसको 1 महीने में एक बार 1 एकड़ में आप छोड़ दो। इसके बहुत शानदार परिणाम है। यही छुटवाएंगी 3 चीज़ें आपकी खाद। समझ रहे हो? ये जूस है, जूस। आदमी को जब ताकत आएगी शरीर में तो शराब की तरफ से तलब हटेगी उसकी। कमज़ोर रहेगा तो तलब मारेगी। कमजोरी आदमी को सताती है सब चीज़ें, मजबूत आदमी को नहीं सताती। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। चीज़ें बहुत सारी हैं, अनंत है मेरे पास, मैं कल शाम तक बोल सकता हूँ, इतने आइटम हैं। फिलहाल यहाँ तक करो। एक किसान पाठशाला बनाऊंगा मैं, आपका ग्रुप बनाऊंगा एक यहाँ का, मुजफ्फरनगर वाले ग्रुप में इनको भी डालो, किसान पाठशाला मुजफ्फरनगर। उसमें आप लोग भी सब ऐड होंगे, चाहे वो गेहूँ लगाता हो, चाहे धान लगाता हो, चाहे केला लगाता हो, चाहे कोई भी फसल क्यों ना हो। आपको कोई भी समस्या है आप हमारे पास मैसेज करो, फ्री इलाज है, कोई पैसा नहीं। हम जमात की तरह है, फ्री सेवा, हमारा पैसा नहीं ज्ञान देने का। ठीक है, आप आओ इधर, और हम पूरे 17 देशों में ये कर रहे हैं। और भी मैं आपको धीरे धीरे समय पे, ऐसे पहले ये 3 नुस्खे कर लो। मेरे पास ऐसी चीज़ें कि DAP का बाप है। कैसे?
अगर आपने आधा किलो चूना और 20 किलो गोबर मिला के एक मटके में भर के उसके मुंह पे पन्नी बांध के और ज़मीन में गाड़ दिया 45 दिन के बाद वो कैल्शियम का पाप बन गया। उसमें से 1 किलो लो, गोबर के ऊपर फेंक दो। इस जो आपकी गोबर की खाद पड़ा हुआ है ना गोबर, अब एक एकड़ में 3 बोरी फेंकनी जैसे आपने, तो 3 बोरी गोबर ले लिया सूखा, उसके ऊपर 1 किलो ये निकाल के भुरभुरा हो जाएगा, ये बिखेर दो। ऐसे ही नमक का बनेगा, फिटकरी का बनेगा, सेंधा नमक का बनेगा, ऐसे बहुत चीज़ों के बनते हैं, भस्म रसायन बोलते हैं इसको। ये सब चीज़ों को मिलाओ, ऊपर से सरसों की खल डालो, पानी छिड़को, बन गया भाई साहब NPK का कट्टा। कितने कट्टे बन गए? 4 कट्टे NPK डालो खेती, जरूरत नहीं है। लेकिन कब? तीसरे साल, पहले साल तो है, एकदम से काम नहीं करेंगे ये चीज़ें, लेकिन ये उनके साथ बना के डालनी है, तब आप केमिकल से मुक्त हो सकते हो भाई, वरना कोई दुनिया की ताकत नहीं तुम्हें केमिकल से मुक्त करवा दे। समझ रहे हो किस तरीके से खाद देनी है। अब बात आती है कि हमें अगर 1 एकड़ से 1.5-2 लाख रुपए नहीं मिल रहे तो हम गलत राह पे हैं, क्या करें। हम लोगों ने शुरुआत की थी कपास से, कपास के बाद मोरिंगा पे गए, उसके बाद और फसलों पे भी आए, लेकिन केले पे आकर रुक गए हम लोग। केले की एक फसल ऐसी है, आपका अगर बढ़िया गन्ना निकलता है, आज मैंने हिसाब जोड़ा था सुबह अंकित के पापा के साथ, 90 कुंटल अगर आपका एवरेज आ रहा है खेत में, तो आपको 10,500 रुपये बचते हैं। 90 कुंटल वाले को 1 बीघे में 10,500 रुपये की बचत होगी। नहीं तो कैलकुलेटर निकाल लो। आज इसके पापा ने और मैंने सुबह बैठ के ये जोड़ा, मैंने उनसे पूरा खर्चा पूछा। पहले दिन जब ट्रैक्टर घर से ही स्टार्ट हुआ जुताई के लिए, वो दिन से लेके कितने मजदूर लगे, कितनी जुताई खुदाई हुई, कितना केमिकल पड़ा, क्या खाद पड़ा, कितने कहाँ से आए, तो वो जब हिसाब जोड़ के हम निखर्चे की बात आई, हमारा ट्यूबवेल भी फूकता है, मैं साल में 2 बार मोटर फूके, नहर के पास भी देनी पड़ती है, तो वो जब हिसाब जोड़ा तो हिसाब आया 10,500 का। तो 50,000 रुपये हमें अभी 5 बीघे में बचते हैं गन्ने से निखर्चे। मैं आम किसान की बात कर रहा हूँ, अपवाद की बात नहीं कर रहा। 100 में से 10 मोल भी हो सकते हैं, 100 के 100 मोल भी नहीं आज की तारीख में, 90 गड़बड़ हैं। समझ रहे मेरी बात? तो हम 90 की बात करेंगे, इनको कैसे सुधारें, 10 की नहीं, ये तो सुधरे हुए हैं ही। तो ये अब हम केले की बात करें, जैसे मैं केले की बात करता हूँ, मैं केले का मास्टर हूँ, केला सिखाता हूँ दुनिया को, और लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। उसमें आपने क्या करना है, अगर मरे से हमारा 20 किलो का चरखा भी आया, 12 रुपये किलो से कम का रेट, अच्छे क्वालिटी अगर आप बनाओगे जैसे हम बताते हैं, तो उससे कम जाता नहीं है। अगर बंच कवर वगैरह लगा के बनाएंगे उससे कम जाता नहीं। 240 रुपये का एक चरखा हुआ, 1 एकड़ में 1100 पेड़ लगते हैं। एक बार लगा के कम से कम हम 5 साल तक केला काटेंगे। अभी जैसे ये खान साहब है, इस खेत में ये मर जाएंगे, केला नहीं बदलेंगे। क्यों? ये जीवन भर के लिए लग गया 5 महीनों पे, ये बदला नहीं जाएगा, हर 6 महीने पे ही ना फल देगा। ये इसकी कहानी आपको ये समझाएंगे, क्या हमारी और वीडियो में देखना। मैं बात कर रहा हूँ 5 साल वाले की। लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 8 फीट, जिगजैग में, जिगजैग जैसे इनका लगा हुआ है, आमने सामने नहीं आएगा। इससे होगा क्या, पौधे को सराउंड जगह ज़्यादा मिलेगी, चारों तरफ पत्ता केले का चौड़ा होता है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलेगा। हमारा चलो पूरी कोशिश कर ली हमने, और हमारा 20 किलो का चरखा है, 240 का एक बैठा, 1100 पौधे लगाए, 100 पेड़ पे हमारे फल आया। लेकिन मामा फूफा चाचा नाना इधर उधर बट गया, 1000 पेड़, तो 2,40,000 का केला निकला। लागत 1 लाख में 1 एकड़ की, 1 एकड़ में 1 लाख की आ जाती है, आ ही जाएगी। 70,000 से लेके 1 लाख तक की आती। हम तो हाईएस्ट लागत मान लो आप कि साहब हमने खाद पानी खूब लगाया, मेहनत बहुत करी, लेकिन हमारा निकला ही नहीं जी केला। तो मरे से हमारा केला 20 किलो का हमारा एवरेज आया था, 1,40,000 बचे आपको एकड़ में। अभी कितना बच रहा है? 50,000। मरा केला 3 गुना, बढ़िया गन्ना मरा केला गन्ने का 3 गुना है। निकलना क्या चाहिए जो अभी तक औसत आ रहा है, 25 से 35 किलो। 25 किलो का चरखा 14 रुपये का रेट, लगभग 300 रुपये एक चरखा छोड़ के जाएगा, 3 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए की शुद्ध बचत। आप इसको गन्ने के साथ भी लगा सकते हैं भाई। 5 साल के लिए हम केला लगा रहे हैं, तो पहले साल गन्ना लगा लो, लागत वापस आ जाएगी।
तो 7 फीट पे 2 लाइन आपने खींचनी है, सिंगल नॉर्मल फूट, फिर 7 फुट जगह छोड़नी है, फिर 2 फुट। इस 7 फीट के बीच में 5-5 फीट पे केला लगाना है। तो अगले साल ये गन्ना तो होगा नहीं, केला जरूर रहेगा। ऐसी स्थिति में केला आपको 3 साल देगा। अगर 5/7 हो तो 5 साल जाएगा, वो 8 हो तो 5 साल जाएगा। अगर 7/5 है तो 3 साल आपको अच्छा केला देगा। 3 साल बहुत होते हैं, कम नहीं होते नई फसल पाने के लिए। तो आपका पहले साल कम से कम नहीं तो 60 कुंटल बीघे का गन्ना निकल जाएगा बड़े आराम के साथ। तो गन्ना निकल गया मतलब हमारी लागत निकल गई, हम खतरे से बाहर हैं। अब केला हो गया तो सुभान अल्लाह, भाई चोई साहब आए थे बता के गए, बड़े बढ़िया आदमी निकले। नहीं, अगर नहीं भी हुआ साला हमारे घर हम पट नहीं हुए, कुल मिलाकर हमारा गन्ना विराजमान है। अम्बेटा शेख के त्यागी जी हैं, पंकज त्यागी, उन्होंने 480 कुंटल तो गन्ना निकाला है और 300 कुंटल केला निकाला है। वीडियो पड़ी हुई है, नहीं तो जाके मिल जाओ, मैं नंबर भेज दूंगा। पंकज त्यागी जी, वो कह रहे जी सर चुल्लू हो मेरे पास भेज दो, मैं तो दिखाई दूंगा। वीडियो पड़ी उनके पास व्यापारी भी है जिसमें वो ये समझ के गन्ना का। मोहम्मद इस्लाम अंधेरा वाले मोहम्मद इस्लाम साहब, इनका भी गन्ने में था केला, शानदार केला काटा है, शानदार गन्ना काटा है। तो केले से अगर 2 लाख मिल गए और गन्ने से अगर 50,000 मिल गए तो 2.5 लाख रुपए आ गए घर में। अभी कितने आ रहे हैं? 50,000। तो यहीं पे बैठे बैठे मेरी आमदनी को 5 गुना कैसे बढ़ाऊं? पैसे बढ़ा लो। और जब जमीन बढ़ेगी, फर्टिलाइजर कम होंगे और जब इसकी ताकत बढ़ेगी शरीर की, तो मैं तो कुछ भी खा जाऊंगा वही पच जाएगा। अभी तो हर चीज़ खाने से पहले हाजमे की चूरन लेनी पड़ रही। तो पनीर भी 2 ही पीस खा पा रहा हूँ, फिर तो 1 किलो पनीर खाऊंगा जब पेट मजबूत रहेगा मेरा। समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरीके से आप खाद डालो, इस तरीके से पानी दो, इस तरीके से क्लाइमेट कंट्रोल करो चारों तरफ से, और इस तरीके से आप डिकम्पोजर, जीवामृत और ये चीज़ें चलाओ। स्प्रे में आप एक स्प्रे की बात भी करेंगे अभी। इस तरीके से आप केले की फसल पे आओ, केला ही तुम्हारी किस्मत बदलेगा, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहोगे। याद रखना मेरी बात, बदलो, समय आ चुका है। मैं गन्ने को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास 20 बीघे ज़मीन है, आपके पास 5 बीघे केला होना ही चाहिए। 15 बीघे करो ना गन्ना, कौन मना कर रहा है? और 20 के 20 बीघे में कर लो, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं। हमें पैसे से मतलब है कि गन्ने से मतलब है? अब 5 बीघे में अगर मुझे मज़ा आ गया तो अगले साल मैं 10 बीघे करूँगा, उससे अगले साल मैं ख़त्म कहानी गन्ने गुने। नमस्ते। तो ये फ़ायदा है केले का, और इसको हम करवाते हैं आपको पौधा देने से लेके। आज तक जितनी बार भी आपने फ़ोन किया होगा, अब तो पौधा बिक गया जिंदगी भर के लिए, दोबारा मिसल लोगे नहीं। फिर भी आज आपके घर खड़ा हूँ। जब भी फ़ोन किया होगा, जब भी मैसेज किए होंगे, रिप्लाई आया कि नहीं आया? अगर फ़ोन नहीं लगा तो बैक कॉल आई होगी कि बताएं जरा आप बिजी था। तो मैं क्यों करूँगा ये सब? क्योंकि मुझे किसान को कर्ज मुक्त करना है। मैं फौजी हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। आपका कर्ज मुक्त होने का तरीका, सूत्र मैंने बता दिया। होना ना होना मर्जी तुम्हारी। तो मौलवी साहब सुबह शाम तक समझा, मैं 14 सुनता तो कोई यही ना, तो क्या क्या वो भी थक हो जाए। लेकिन भैया उनका काम ये है समझाना, तो वो तो समझाएंगे, तुम समझो या मत समझो। जिसे जाहिर बनना वो जहालत में रहेगा जीवन भर, जिसे सुधरना वो सुधर जाएगा। मेरा मकसद आप लोगों को समझाने का है। किसान को ज़्यादा मेहनत से समझाना पड़ता है, क्योंकि किसान और बच्चा और औरत वो एक से होते हैं तीनों। इन तीनों को एक साथ समझाना पड़ता है। आपको जो चीज़ें मैंने समझाई, ये समझ में आई क्या ये सही थी या गलत? अब बात आती है कि साहब बाकी सब चीज़ें समझ में आ गई, स्प्रे हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमारा जो खर्चा है वो ज़्यादातर स्प्रे में होता है। हमें जो बीमारी लगती है वो भी स्प्रे के थ्रू लगती है। आप जो भी स्प्रे करेंगे आपके मुंह पे आएगा, आपकी नाक पे आएगा, आपके गांव में भी आएगा उड़ के। 3 दिन तक इसके मॉलिक्यूल हवा में उड़ते हैं। तो हम इसको हवा के थ्रू भी सूंघ रहे हैं लोग, गंदे गंदे जहर मार रहे हैं आजकल। तो कोरोजन मार रहे हैं लोग, वो कोरोजन कह रहा हूँ, सल्फाज मार रहे हैं लोग गन्ने पे। हमारे यहाँ पे एक किलो सैफर मारते हुए मर गया, ज़्यादा मात्रा ले ली, बेहोश हो गया, मरी गया लगभग, समझ लो। तो हमने क्या करना है, हमें ऐसा स्प्रे ढूंढना है। आज की तारीख में अगर हम हिसाब जोड़ें तो कीड़े मारने की दवाई, फंगस मारने की दवाई, वायरस मारने की दवाई और पौधे को बढ़ाने की दवाई, न्यूट्रिशन अगर हम डालते हैं उसमें खाद पानी, तो ये 1800 से लेकर 3000 तक का ड्राम बनता है एक एकड़ का।
6 बीघे का खर्च होते हैं इतने रुपए? ये तो हिसाब जोड़ लो, मेरा जोड़ा हुआ इसलिए बता रहा हूँ। हम कैसे करें कि आगे का जीरो खत्म कर दें? 1800 को 180 पे कैसे लाएं? और काम सारे होने चाहिए एक नंबर के। तो वो है मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी कौन सी? जिस पर बैठे हो। आपके खेत में ऐसी जगह जहाँ पे खेती ना हुई हो या कल्टीवेशन ना हुआ हो, वहाँ की ऊपर से नीचे तक की गड्ढा खोद लो। एक जैसे हम लोग टॉयलेट का गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद लिया, अंदर घुस गया। अब इस गड्ढे में ये इतना गड्ढा खोद लो गहरा, चौड़ाई लंबाई आपके अनुसार, जो आप नीचे जाके ऊपर आ जाओ। खुरपी से, दराती से, किसी चीज़ से भी ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छील लो। चारों तरफ की छील लो, एक तरफ की छील लो, मर्जी आपकी। और इस गड्ढे को हमेशा ढक के रखो। अब ये 25 किलो मिट्टी लेकर के 200 लीटर पानी में डाल दो। 200 ग्राम सुक्रोज, हम जिससे केले का पौधा बनाते हैं वो, उसमें क्या क्या है? वाइस्नोमेटा नाम है उसका, गन्ने के रस से निकला हुआ सुक्रोज है, कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं है। हल्दी का करकुमीन है और उसके अंदर गोवर्क है। गोवर्क एंटीबैक्टीरियल होता है। और आपका जो हल्दी, तो ये जो जैसे कभी भी अजान होती है, कोई भी धार्मिक प्रार्थना हो किसी भी धर्म की, हमें सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति की यही खूबसूरती है। खाली लाल गुलाब से ही काम नहीं चलेगा, गेंदे का भी फूल चाहिए भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? चमेली का भी चाहिए। तो हमारे देश की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे एक कान में अजान की आवाज़ आती है तो दूसरे से आरती की आवाज़ आती है, और सब मिलके एक साथ, एक दुकान मुल्ला जी की है तो एक पंडित जी की है। ये हमारे देश की खूबसूरती है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं देश नहीं है, इसलिए हम सबसे खुशहाल देश है दुनिया के। तो बाकी उन्मादों से, शैतानों से दूर रहो और ये मोहब्बत बनी रहे, हमेशा इसको बनाए रखो जीवन में। तो कभी भी रुक जाना चाहिए, या किसी की मैयत जा रही हो वहाँ पे रुक जाओ 2 मिनट के लिए, ये सम्मान होता है सामने वाले का। तो ये जो मिट्टी का आपने 25 किलो मिट्टी ली, इसमें आपने 200 ग्राम वाइस्नोमेटा। वाइस्नोमेटा में 3 चीज़ें हैं, गोवर्क, हल्दी का करकुमीन और आपका सुक्रोज, गन्ने के रस से निकला हुआ। ये तीनों चीज़ों को मिला करके इसके अंदर डालते हैं। तो ये करता क्या है? नेगेटिव बैक्टीरिया को मारता है। भाई ज़मीन के अंदर फंगस के अंडे भी हैं, ज़मीन के अंदर आपके कीड़ों के अंडे भी हैं। तो वो अगर आप फसल के ऊपर फेंकोगे उल्टा तो वो गड़बड़ करेंगे, उतना अच्छे तरीके से नहीं आएगा रिजल्ट। हम लोगों ने क्या किया, जिससे हम पौधा बनाते हैं केले का ना, उसी पौधे का ये लिया, मतलब सुक्रोज, ये हमारे यहाँ से आ जाएगा, आपके यहाँ पोस्ट ऑफिस से आता है सीधा। हम दुकान नहीं है हमारी कोई जिससे मिलावट ना हो, इसलिए हम सीधा कंपनी से किसान के घर भेजते हैं। ठीक है, या आप अंकित से मंगवा सकते हैं, ये भी डिमांड से मंगवाएगा। आप इसको दे दो डिमांड, ये वहाँ से यहाँ पहुँचवा देगा, आएगा डाक से ही। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, 200 ग्राम डाल देना है। ये 200 रुपये का 200 ग्राम है, 6 बीघे का खर्चा 200 ग्राम आपने उसमें डाल दिया, 36 घंटे छोड़ दिया, डंडे से चला दिया, छोड़ दो उसको, ढक दो, कपड़े से ढक सको तो अच्छी बात है। 36 घंटे के बाद जाओ, डंडे से चलाओ, 15-20 मिनट छोड़ दो। जब मिट्टी नीचे बैठ जाए, ऊपर के पानी को लो, कपड़े से छानो और स्प्रे करो। ना तुम्हें खतरा, ना पर्यावरण को खतरा, ना जमीन को खतरा। इससे होगा क्या? एक तो कीड़ा ऐसे मरेगा, कैसा भी हो, अमला कमला टमला टॉप बोरर, कहीं का भी बोरर कुछ भी हो, खत्म कहानी। दूसरा, फंगस का भाप है, पालेगा, बचाव इससे होगा। तीसरा, वायरस की बीमारी नहीं आएगी। बैंगन में पत्ता मुड़ गया, या उसमें आपका टमाटर में पत्ता मुड़ जाता है, मिर्ची में लीफ कर्लिंग रोग आता है, उकटा रोग आता है, कोई वायरस नहीं आएगा किसी भी तरीके का। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, आप गेहूँ पे मारोगे तो आपको लगेगा कि हमने यूरिया छिड़क दिया, खेत में कट्टा डाल दिया। एक सरदार जी की वॉइस क्लिप है, मैं आपको सुनाऊंगा बाद में, उन्होंने इसका प्रयोग किया। तो ये लाखों लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं दुनिया में इसका प्रयोग। हमारे यहाँ इतनी डिमांड है कि एक दिन में भेज नहीं पा रहे, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार पैकेट की डिमांड एक दिन में आ रही है। तो कहीं ना कहीं देश बदल रहा है। एक स्प्रे से आप बचे, पर्यावरण बचा, सब कुछ बच गया। दूसरा, आवारा जानवर नहीं लगेंगे। जब मिट्टी का स्प्रे फसलों पे होगा, आवारा जानवरों का प्रकोप बिल्कुल कम हो जाएगा। महीने में अगर आपको 3 स्प्रे भी करने पड़े अपनी फसल पे, तो भाई साहब कितने रुपए की रकम लगती है? मान लिया आपका 700-800 रुपये का खर्चा हुआ स्प्रे में, और इस स्प्रे करने के बाद कोई भी फल के ऊपर आप करेंगे या फसल के ऊपर करेंगे, तो जो फसल बनेगी
उसके अंदर एक और ताकत पाई गई है, आंखों का रोशनी बढ़ाने वाली ताकत मिट्टी के स्प्रे में है। और रचौंदे खत्म हो गए लोगों को, जिन्होंने वो फसल के सब्जियां खाई या गेहूँ खाई या पत्तेदार कोई सब्जी खाई। बड़ा शानदार रिजल्ट है इसका। आप एक बार कर लो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये क्या जादू था साला, है तो हमें पता ही नहीं आज तक। 1800 को हम 180 पे लेके आ गए। आप लोग इसका प्रयोग करो। वाइसिनोमीटर मिट्टी का स्प्रे, दुनिया भर के यूट्यूब पे हमारे इस पे चीज़ें पड़ी हैं। आपके आसपास में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप उनको जाओ देख के आओ। और ये कहीं नहीं चोकिंग होता, ना फंसता टंकी में, कुछ नहीं। जब छान लोगे ऊपर के पानी को तो कहीं नहीं फंसता है। और बहुत शानदार इसके परिणाम है। एक बार कर लोगे जिंदगी में छोड़ नहीं पाओगे। नहीं, आपने क्या किया, मिट्टी करी है, मिट्टी नहीं करनी। घोल दिया, 15 मिनट छोड़ दिया, अब ऊपर पानी रह गया गादरा चाय जैसा, कपड़ा रखा डबल, उसके ऊपर छान लिया लेकर के। अब इसको स्प्रे करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर का रिजल्ट है। वाली मशीन फेल हो जाती, हम डर गए। तब तो होगी फेल, जब खाली मिट्टी कैसे स्प्रे करोगे। मिट्टी का जूस तो 36 घंटे में निकल गया खान साहब। हमें तो जूस चाहिए। अब मौसमी का जूस वाले से बक्कल भी खाते हो क्या साथ में लेके? खाली जूस पीते हो ना आप, बक्कल भी खा रहे हो, गले में अटक गए, ऊपर से जूस पी रहे हो। ये करा आपने। मिट्टी छोड़ दो, इसका जो पानी है उसको स्प्रे करना है। इसके बहुत भयंकर परिणाम है आपके। ये मेरी किसान पाठशाला थी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछो आप मुझसे। कोई सवाल ऐसा है जो अभी तक जहन में अटक रहा हो? गन्ना वगैरह का जो टॉप बोरर होता है जी, तो उसमें काम हाँ बिल्कुल काम करेगा निश्चित रूप से। अब गन्ने के नीचे बात आती है कि साहब हम और तरीके की दवाइयाँ यूज़ करते हैं नीचे ज़मीन में, गन्ने में हमारा कैसे पैसा बचे ड्रिंचिंग करने में ना, मैं उस पर आता हूँ। तंबाकू के पत्ते ले लो आप 10 किलो, और 4-5 किलो पत्ते ले लो, भांग के ले लो या धतूरे के ले लो या रंडी के ले लो। एक ड्रम 200 लीटर का बैल्टी कंपोजर का बना लो, उसमें ये सब डाल दो। ऊपर एक पन्नी लाओ बाजार से खरीद के, मोटी वाली बरसाती वाली, और रस्सियों से बिल्कुल बांध के या टाइट कर दो, और 90 दिन छोड़ दो इसे। 90 दिन के बाद इसे खोलो। ये वो दवाई बन गई जो तुम्हारे सबके नामों पे फेमस है। मैं कैमरे पे नाम नहीं लूँगा। जो तुम्हारे सबके दिमागों में है कि गन्ने में बीमारी बचानी तो ये दवाई के बिना गन्ना नहीं हो सकता। अब आपने क्या करना है, इसको 200 लीटर पानी में ये 20 लीटर डाल लो या 10 लीटर डाल लो। 10 लीटर भी बहुत है, बहुत है 10 लीटर। और इसको जो है टंकी पर भरो, कंधे पर रखो, ड्रिंचिंग करा दो। 2 बार ड्रिंचिंग कर दो 15-15 दिन तक। नीचे की बीमारी 100% खत्म, कीड़ा नहीं रुकेगा नीचे जल में। कितने रुपए लगे? नहीं तो लाओ 2000 की आवाज़, जिसका नाम ना ले रही हूँ। हाँ जी, इतने की पड़ जाओ। जो 11 रुपये का खर्चा, जो 50 बीघे का खर्चा मात्र 500 और 700 रुपये का है। और हाँ, इसमें गुड़ और डालना है 5 किलो, वो भूल गया था मैं। 5 किलो गुड़, 10 किलो तंबाकू के पत्ते, 5-6 किलो भांग के ना मिलने सूत्र छोड़ दो। तंबाकू चाहिए लेकिन, हाँ तो डाल दो। हाँ ओके वाला। इसके पत्ते हमें सूखे पहले मिले करते जब हम लोग छोटे बालक थे, तब हमने खुद बनाते देखे घर में। वो सीरे से गुड़ तंबाकू बनाया करते बुढ़े, मिल जाओ तो। हाँ तो वो डाल के आपने 90 दिन छोड़ना है। अगर किसी के पास 90 दिन का समय नहीं है तो कम से कम 20 दिन वो तंबाकू के पत्ते उसके साथ रहने। फिर वेल्टी कंपोजर ले लो आप। वेल्टी कंपोजर में 10 किलो पत्ते डाल दो, 5 किलो गुड़ डाल दो, 20 दिन छोड़ दो, तो फिर ये 50 लीटर डालना पड़ेगा आपको। आप लोग हमारे साथ खेती करो, आपको सब समझ में आता चला जाएगा धीरे धीरे कि क्या रिजल्ट है किस चीज़ की। अभी आपने ये स्प्रे करना है, मिट्टी का स्प्रे। 5-7 दिन बाद, 5-7 दिन में आपके यहाँ पार्सल से आ जाएगा वो, आप लोग मंगवाओ। 94 245 38 222 नंबर है, फ़ोन करो, आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है। 5 किलो गुड़, 5 किलो भांग के पत्ते और तंबाकू कितना बता रहे 10 किलो पत्ते, तंबाकू नहीं, तंबाकू के पत्ते 10 किलो। 10 किलो 10 किलो। एक ड्रम में डाल के ऊपर से पन्नी बांध के हवा टाइट कर दो इसकी। पानी वानी बर्फ में, हाँ 3 महीने रख दो। पानी कितना हाँ जी, चाहिए? 200 लीटर। 1 मिनट। 50। पानी 200 लीटर। हाँ जी, 50 बीघे की बन जाएगी। 50 बीघे की बन गई हो। 10 से 15 लीटर लो, फिर 200 लीटर सादे पानी में डालो, उसको टंकी में डालो और आगे का नोजल निकालो, ड्रिंचिंग कर दो गन्ने में। 15-15 दिन पर 2 बार कर दो जब भी तुम्हारी बीमारी आवे। इसका स्प्रे भी कर सकते हो,
स्प्रे कितना 200 लीटर पानी में मात्र 10 लीटर। ठीक है साहब, सॉरी 5%। एक टंकी में हाँ सादा तो पड़ेगा, मिलाकर प्योर डाल दो तो फूकेगी फसल। भाई साहब 200 लीटर का ड्रम लिया, 200 लीटर के ड्रम में इसमें से 20 लीटर निकाली, उसमें डाल दी। अभी पूरे 200 लीटर को अपना डाल दो, जड़ों में ड्रिंचिंग कर दो, हो गया काम। इतना ही है। एक ड्रम कितने में होगा? एक ही ड्रम में होगा, लेकिन ये 200 लीटर बनी ना तो 10 गुना हो गई हो। 20 ढाई 200, 5 ढाई 50 बीघे में ना हुई। मेरे आगे 50 बीघे, आपके आगे 60 बीघे। 200 लीटर में सादा पानी, 200 लीटर सादा पानी, 20 लीटर दवाई मिला लो और सीधा जल में ड्रिंकिंग करा दो तो बीमारी नहीं आएगी। और कोई सवाल किसी का ऐसा जो कैमरे के सामने पूछने वाला हो? कितनी बड़ी फसल कौन सा है? दुनिया की किसी भी छोटी बड़ी फसल पे कर लो। कब लगती है? बड़ा वाला। हाँ तो तब जब भी लगे तभी डालो। 2 ड्रम बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ। मतलब फंगस का ड्रॉप कॉलर की है ना तो? फंगस की जो दवाई है वो है आपका हर 35 दिन पे 30 दिन पे आपने आधा किलो फिटकरी चलानी है पानी के साथ, और हर 45 दिन पे ब्लीचिंग पाउडर 3-4 किलो घोल के और वो पानी के साथ चलाना है। तो फंगल और बैक्टीरियल बीमारी आएगी नहीं। ठीक है, और ये कीड़े के लिए है। चलो चलें साहब, ठीक है, नमस्कार जी, जय हिंद।